नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एक्सप्लेनेशन में। आज हम लोग पैसिफिक ओशियन में होने वाली इस घटना ENSO अल निनो सदर्न ऑक्सीलेशन के बारे में समझेंगे। इसका क्या प्रभाव होता है। इसका प्रभावित क्षेत्र जो येलो कलर से हाइलाइटेड है, यहीं पे इसका डायरेक्टली प्रभाव होता है। हालांकि इसका प्रभाव इंडियन मानसून पे भी पड़ता है। आगे हम समझेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यह एक ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बुक में इसे कम कवर किया जाता है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत होती है लोगों को। पर वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ईजीली समझ में आएगा। यह सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल डायग्राम है। या इंडियन इसमें क्या होता है, सदर्न ऑक्सीलेशन इसका नाम है। अल निनो सदर्न ऑक्सीलेशन कहने का मतलब ये साउथ में होता है। किसके साउथ में? पैसिफिक ओशियन के साउथ में। यह साउदर्न पार्ट है पैसिफिक ओशियन का, यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यह बेस्ट पैसिफिक ओशियन है। क्यों? क्योंकि यह अगर पैसिफिक ओशियन को हम सिंगल इंटाइटी के रूप में देखें तो यह वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो जाता है और यह ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंट्रीज यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका है, यहाँ पे चिले है, पेरू है। तो इनके कोस्ट के पास जो पैसिफिक ओशियन है, यह ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे हम देखते हैं ओशियन करंट वेस्ट की तरफ बह रहे हैं। क्यों? क्यों वेस्ट की तरफ ब्लो करते हैं? क्योंकि यहाँ पे विंड जो है सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन का जो पैटर्न है, यहाँ पे वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हम फिगर में समझते हैं इसको इजीली। ये ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। या ट्रेड विंड है जो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसको बाद में कॉन्सेप्ट को समझेंगे किसी और वीडियो में, जब हम विंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह वॉकर सर्कुलेशन कहलाता है। या ट्रेड विंड इक्वेटर के पास जो ब्लो कर रहे हैं वेस्ट की तरफ, वो अपने साथ ओशियन करंट को भी वेस्ट की तरफ बहा ले जाते हैं, जिसके कारण ओशियन का वाटर पाइलअप हो जाता है। यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लेवल राइज हो जाता है। कोस्टल एरिया थोड़े से डूबे रहते हैं या सबमर्ज होता है। यह लेवल अप होता है। वार्म वाटर गहरा हो जाता है। वार्म वाटर क्योंकि सरफेस पे ओशियन सनलाइट के कारण ओशियन सरफेस गर्म रहता है, कॉन्स्टेंटली हीटिंग होता रहता है। और यह जो वाटर विंड के साथ आ रहे हैं वो गर्म पानी ही है। जो गर्म वाटर ऐड हो होकर यह वार्म वाटर हो जाता है, गहरा नीचे तक वार्म वाटर हो जाता है। इधर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में वाटर जो बह जा रहा है, उसके कारण वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, उसको फिलअप करने के लिए नीचे से वाटर ऊपर की तरफ आते हैं। नीचे का पानी ठंडा होता है और अपने साथ ठंडा वाटर न्यूट्रिशन लाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। फिशरीज होते हैं। इन देशों के कोस्टल एरियाज में रहने वाले फिशरमैन यहाँ पे फिशिंग करते हैं। इन देशों के इकोनॉमी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है इस बात का। और हम इस सर्कुलेशन को ध्यान से देखें तो यह ट्रेड विंड ऑनशोर विंड है। कहने का मतलब मॉइस्चर लेडन विंड है। मॉइस्चर अपने साथ लेकर आ रही है। इस ओशियन वाटर से जो मॉइस्चर हवा में जा रही है इवेपोरेशन से, उसे यह कैरी करते हुए वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण हवाएं ऊपर कन्वेक्शनल करंट के बनकर ऊपर की तरफ जा रही हैं और क्लाउड फॉर्मेशन कर रही हैं। क्लाउड फॉर्मेशन से यहाँ बारिश होता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है। और यह बारिश जब होता है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया के कोस्ट पे, या बहुत पपुआ न्यू गिनिया के कोस्ट पे, या एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है बारिश इसका। यह नॉर्मल ईयर के दौरान होने वाली घटना है। यह नॉर्मल है और यह फेवरेबल है, यह होना चाहिए, नॉर्मली यही होता है। हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए किस तरह यह कोल्ड वाटर अपवेलिंग हो रहा है। यहाँ कोल्ड रीजन बन जा रहा है, यहाँ हॉट रीजन है, और यहाँ पे बारिश हो रहा है। यह विंड सर्कुलेशन हो रहा था और यहाँ पे नीचे में ओशियन सर्कुलेशन, डीप वाटर सर्कुलेशन है। अपवेलिंग यहाँ हो रहा है और यहाँ पे डाउन वेलिंग हो रहा है। यह रीजन वार्म है। वापस आते हैं अपने डायग्राम पे। यह देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे हॉट रीजन बन रहा है और यहाँ कोल्ड रीजन बन रहा है। यह नॉर्मल ईयर का फिगर है, यही कॉन्सेप्ट है। अल निनो सदर्न ऑक्सीलेशन का दो फेज होता है, अल निनो और ला नीना। इसका नाम अल निनो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अल निनो ही है, ज़्यादा अल निनो ही होता है। ला नीना कभी कभी होता है। अल निनो का बहुत ही बुरा प्रभाव होता है, ला नीना का भी बुरा प्रभाव होता है, पर अल निनो का बुरा प्रभाव ज़्यादा होता है और यह फ्रिक्वेंटली होता रहता है, इसलिए इसका नाम अल निनो सदर्न ऑक्सीलेशन है। इसके दो फेजेज हैं, अल निनो ला नीना। नॉर्मल ईयर में हम देखें क्या होता है, वही लिखा है। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस इन द पैसिफिक ओशियन, ट्रेड विंड्स ब्लो वेस्ट, वेस्ट की तरफ ब्लो करते हैं along the equator, taking warm water from the South America towards Asia. To replace that warm water, cold water rises from the depth, a process called upwelling. यह हमने फिगर में भी समझा था। अल निनो एंड ला निना इवेंट्स अकर एवरी 2 to 7 years ऑन एवरेज। अल निनो और ला निना 2 से 7 साल में होते हैं ऑन एन एवरेज। यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है। बट दे डू नॉट अकर ऑन ए रेगुलर शेड्यूल, या रेगुलर शेड्यूल में नहीं होता है। इसका कोई पैटर्न नहीं मालूम है। इस पर स्टडीज अभी भी जारी है, रिसर्च हो रहे हैं। साइंटिस्ट को अभी तक यह मालूम नहीं चला है कि अल निनो और ला निना कब होंगे, इन इसके होने की क्या संभावना है, नहीं मालूम चला है। बस मालूम यह है कि अल निनो और ला निना होता है तो क्या होता है, फिनोमिनन कैसे वेदर पैटर्न कैसे बदल जाते हैं, क्या होता है, यह मालूम है। लेकिन अल निनो और ला निना आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, यह मालूम नहीं है। इस पर अभी भी स्टडीज हो रहे हैं। जनरली अल निनो अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन ला निना, अल निनो ज़्यादा होते हैं। हम अल निनो और ला निना को समझने से पहले एक सिंपल सी बात बता देते हैं। नॉर्मल ईयर्स में जो हो रहा है, जो सर्कुलेशन विंड सर्कुलेशन हो रहे हैं, वह विंड सर्कुलेशन अगर स्ट्रांग हो जाए तो ला निना हो जाता है। और अगर वह विंड सर्कुलेशन नॉर्मल ईयर में जो हो रहे हैं वो वीक पड़ जाए, कमज़ोर हो जाए, तो वो अल निनो हो जाता है। यही इसका सिंपल सा समझने का तरीका है और यही सच है। बस उसका प्रभाव क्या पड़ता है वह हम डिटेल में देखेंगे। अल निनो में क्या हम बताएं, यह विंड सर्कुलेशन वीक हो जाता है। आइए फिगर से समझते हैं। यह अल निनो है।
अल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय स्पेनिश में। यह लिटिल बॉय क्यों कहला? यहाँ पे जो फिशरमैन होते थे वह जब उन्हें कोल्ड वाटर मिलता था और फिशिंग अच्छी होती थी तो वह खुश रहते थे, लेकिन उन्होंने एबनॉर्मल चीज़ों को नोटिस किया कि यहाँ पे वार्म वाटर आ गए हैं। पहले से जो वाटर ठंडा होता था वो अब गर्म हो गए हैं, जिसके कारण फिशिंग ग्राउंड नहीं बन पाया। तो यह फिशरमैन ही पहले व्यक्ति थे, वो लोग ही सबसे पहले देखे कि यह एक ऐसा फिनोमिनन हो रहा है। वही पहले डिटेक्ट किए और उन्होंने ही नामकरण कर दिया इसका कि यह अल नीनो है, मतलब लिटिल बॉय है। एक नया चीज़ उन्होंने देखा यहाँ और उन्होंने इस पे अटेंशन डाला और तब से यह बात फिर साइंटिस्ट के नज़र में आई और इसका स्टडी चल रहा है। अल नीनो में ट्रेड विंड वीक हो जाते हैं, जिसके कारण यह विंड जो यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा था वो बीच में ही जाकर अब ऊपर की तरफ उड़ जा रहा है, क्योंकि ट्रेड विंड वीक हो गए हैं, बीच में ही राइज कर जा रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। और यहाँ जो वेस्टर्ली विंड है, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ बह रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ बह रहे हैं, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, सॉरी ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, या वेस्टर्ली विंड है, यानी कि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। यह विंड क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, लो प्रेशर को फिल करने के लिए इधर से भी विंड आते हैं और यह दो तरह के, जहाँ पे एक वाकर सेल सर्कुलेशन हम देख रहे थे वहाँ पे दो सर्कुलेशन इस पैटर्न पे बन जाते हैं। बीच में ही बारिश हो जाती है, लेकिन समुद्र में ही बारिश होने का क्या फ़ायदा, कोस्ट पे तो ड्राउट आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, पपुआ न्यू गिनिया के कोस्ट पे और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके कोस्ट पे यहाँ पे ड्राउट आ जाते हैं। एग्रीकल्चर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और यहाँ पे फिशिंग अच्छी नहीं हो पाती है। पेरू के कोस्ट पे, साउथ अमेरिकन के कोस्ट पे अच्छी फिशिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि बिग अपवेलिंग भी हो जाता है। वाटर कम तेज़ी से जब मूव करेगा तो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, और ज़्यादा मूव नहीं करेगा तो वैक्यूम कम बनेगा और नीचे से ऊपर वाटर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके कारण यह अपवेलिंग कम होता है और अपवेलिंग कम होने से गर्म हो जाता है। जो ठंडा वाटर आता है वो नहीं आ रहा है और सनलाइट से तो गर्म होगा ही। तो लगभग सारा ओशियन टेम्परेचर गर्म रहता है। हम इस फिगर में समझेंगे कि किस तरह से। यह देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये कोल्ड था, अब अल नीनो आ गया है। अल नीनो में ये कोल्ड वाटर नहीं है, अब वेलिंग कमज़ोर हो गया और ये पूरा सरफेस गर्म हो गया। यही अल नीनो है। ला नीना में वही चीज़ होता है, बस स्ट्रांगली हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन स्ट्रांग हो जाते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन हम देख रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, यही जब स्ट्रांगली सर्कुलेट हो जाए तो इसको ला नीना कहते हैं और कोई फ़र्क नहीं है। ला नीना स्ट्रांग हो जाता है बस, अल नीनो में वीक हो जाता है, ऐसा फिगर बन जाता है। वो वीकर ट्रेड विंड्स हो जाते हैं, पूरे सरफेस वार्म हो जाते हैं क्योंकि अब वेलिंग हो नहीं पाता है। यहाँ पे तीनों चीज़ एक साथ है, अल नीनो, ला नीना और न्यूट्रल फेज। ये देखिए अल नीनो में बीच में बारिश हो रहा है, यहाँ पे गर्म हो गया है। ला नीना में देखिए ज़्यादा कोल्ड हो गया है और न्यूट्रल फेज में देखिए कोल्ड है और ये पूरा सर्कुलेशन हो रहा था। अभी अल नीनो आ गया, बीच में बारिश हो रहा है। ये देखिए ला नीना में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया है। तो दोनों के बुरे प्रभाव हैं। ला नीना में देखिए कोल्डर हो जाता है, ईस्टर्न ट्रॉपिकल, ईस्टर्न पैसिफिक, यह ट्रॉपिकल है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है। यह ईस्टर्न पैसिफिक है, ये ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कोल्डर हो जाता है। जितना कोल्ड नॉर्मल ईयर में होता है उससे ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और ड्रायर भी हो जाता है, क्योंकि सरफेस जो होता है उसमें कम मॉइस्चर होता है। विंड बहुत तेज़ी से मॉइस्चर को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे बारिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ला नीना में। नॉर्मल ईयर में भी बारिश होता है ऑस्ट्रेलिया में, ला नीना में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है और नॉर्मल से कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। यहाँ तक कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण जब स्ट्रॉन्गली सरफेस वाटर आते हैं तो बहुत सारे सरफेस पे फ्लड्स आ जाते हैं, कोस्टल फ्लडिंग हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो ला नीना भी बुरा है, ला नीना के भी बुरे प्रभाव आते हैं, अल नीनो का बुरा प्रभाव भी आता है। इसीलिए ला नीना और अल नीना ईएनएसओ के दो फेजेज हैं, एक्सट्रीमी फेजेज हैं। नॉर्मल ईयर से एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक नॉर्मल ईयर से वीक हो जाता है। दोनों के एडवर्स इंपैक्ट पाए जाते हैं। इंडियन मानसून की बात करें तो अल नीनो में ऑस्ट्रेलिया में तो बारिश कम होता ही है, इंडियन मानसून भी वीक हो जाता है और इंडिया में भी कम बारिश होता है। इंडिया के एग्रीकल्चर में भी प्रभाव पड़ जाता है अल नीनो के कारण। अगर हम पैटर्न की बात करें तो लास्ट 13 अल नीनो ईयर्स में से 13 अल नीनो ईयर में इंडिया में ड्रॉट आए हैं। कहने का मतलब कि अल नीनो के आने के कारण इंडिया में ड्रॉट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। 95% चांस है कि अल नीनो आया है तो इंडिया में ड्रॉट आ जाएगा, यानी कि मानसून वीक हो जाएगा और यहाँ के एग्रीकल्चर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और फार्मर्स के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। जो फिगर में है वही सब लिखा है, आप समझ सकते हैं पढ़कर भी। ला नीना में स्ट्रांगली हो जाता है, कोस्टल एरियाज इधर सबमर्ज हो जाते हैं, इधर ज़्यादा ही कोल्ड हो जाता है जो होना नहीं चाहिए ला नीना के दौरान। ये ला नीना देख रहे हैं और सबमर्ज हो जाता है एरिया। हालांकि इंडियन मानसून के लिए फेवरेबल माना जाता है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो जाती है ला नीना में, मोर देन नॉर्मल बारिश इंडिया में हो जाती है। तो ला नीना इंडियन मानसून के लिए फेवरेबल माना जाता है। हालांकि गारंटीड नहीं है क्योंकि एक बार ला नीना में भी ड्रॉट आ गया था। तो इसका प्रभाव इंडिया पे इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन चांसेस बन जाते हैं कि अल नीनो आएगा तो इंडिया में ड्रॉट आ जाता है। तो अल नीनो और ला नीना को बहुत ही सिंपल वे में डायग्राम और फिगर्स के जरिए हम लोग इसको समझे हैं। थैंक यू वेरी मच। इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में आगे हम समझेंगे जिसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है इंडियन मानसून पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।